प्रोफेशन कबड्डी जी, मैं हॉस्टल में गया जब मैं 11th में था अपने। नेशनल में कैसे गए फिर आप? मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी उस साल, मेरे को 5 तो जुपिटर मिली जी, बाकी अवार्ड वूड 10-12 अवार्ड मिले। हॉस्टल में जाके आप लोगों का शेड्यूल कैसे चलता था? मतलब पढ़ाई होती थी कि सिर्फ स्पोर्ट्स? तो मेरा भी शौक था यार भी हॉस्टल में जाएंगे, एक बार देख के तो आएंगे हॉस्टल है क्या है। जी मैं वहाँ से जो भी आता है वो अच्छा ही खेलता है जी। डाइट का क्या हिसाब रखते थे वहाँ पे बैठ के? उस टाइम उसके अंदर हमें सुबह मतलब बढ़िया ब्रेकफास्ट, ब्रेड वगैरह, दूध, हमें 2 टाइम दूध होता था जी, पनीर, नॉन वेज वाले को नॉन वेज, सब कुछ अच्छा डाइट, जूस मिलता था। सोशल मीडिया ने कितनी हेल्प की आपकी? 2-3 पेज ऐसे हैं जो गलत दिखा रहे हैं कबड्डी को, जो ऊपर पहले लाइन लिखते हैं ना भी इस प्लेयर की उसके साथ लड़ाई होगी, तो लोग उसको ज़्यादा ओपन करके भी यार ये तो कबड्डी ऐसी गेम है यार। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जितना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा चैनल हमारा ग्रो करेगा और उतने बड़े स्पीकर्स को हम अपने यहाँ पे पॉडकास्ट के ऊपर बुला सकेंगे। अभी तक का जो डाटा है 70% लोग हमारे चैनल को व्यू तो करते हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें रियली में हेल्प मिलती है। नमस्कार दोस्तों, वी आर हिमाचल के हमारे इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ विशाल भारद्वाज जी हैं, जो कि एक प्रो कबड्डी प्लेयर हैं। आज उनसे थोड़े से उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कैसे उनकी लाइफ स्टार्ट हुई और आजकल वो क्या कर रहे हैं कबड्डी के अंदर। विशाल जी, बहुत बहुत वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर। जब भी प्रो कबड्डी के बारे में बात होती है तो उन्ना से आपका नाम बहुत निकल के आता है। सबसे पहले तो ये समझना चाहते हैं कि आपने स्पोर्ट्स स्टार्ट कैसे की थी? सर जैसे कि मैं अपने गांव से ही कबड्डी स्टार्ट करी थी। मेरा गांव देला में है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही। तो बचपन में ही मैं वैसे शरारती होता था, जैसे छोटे होते स्कूल जाते थे 3री-4थी क्लास में, तो वहाँ से मैं शरारती था। स्कूल में बड़े हो गए, जैसे 6वीं-7वीं क्लास में गए तो वहाँ पे मेरे को मिले सुशील कुमार पीटीआई सर, जो हमारे स्कूल के हैं। अभी तो हाल ही में वो रिटायर हो गए हैं और आज भी वो बच्चों को ग्राउंड के लिए आते हैं जी। तो फिर वहाँ पे मैंने बास्केटबॉल स्टार्ट करा सबसे पहले जी। तो मेरे को ऐसे जैसे शौक के लिए खेलते थे जी, इतना नहीं था। तो हम फर्स्ट टाइम मैं अंडर 14 के लिए सिलेक्ट हुआ जी। तो हमारे जैसे होते हैं ना मैच स्कूल के, पहले जोनल लेवल के होते हैं जी, ऊना जोन के होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, जैसे सारे अपनी तहसीलें आती है जी, फिर होते हैं स्टेट लेवल के। तो इसमें से मेरी सिलेक्शन भी होगी जी। तो मैं बोलता हूँ हमारे स्कूल के 6-7 बच्चे थे जो बास्केटबॉल में उस साल सेलेक्ट हुए थे। बास्केटबॉल भी देला का बहुत अच्छा था जी, और अभी भी है मतलब। तो हम पहली बार खेलने गए जी जोगिंदर नगर में, हमारे सुशील कुमार पीटीआई सर हमें ऊना की तरफ से लेके गए अंडर 14। तो वहाँ पे हमने देखा भी स्टेट कैसे होती है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। नए नए हमने प्लेयर देखे, कांगड़ा के बहुत अच्छे प्लेयर होते थे उस टाइम बास्केटबॉल के, शिमला के, मंडी के। तो हम तो फर्स्ट टाइम गए थे। तो जैसे हमने पहला मैच खेला वहाँ पे हमने विन कर दिया। तो सेकंड मैच था, तो हमारे जो सुशील कुमार पीटीआई सर है ना जी, वो हमें बोलते भी आपने पहला मैच विन कर दिया, मैं हैप्पी हूँ। मेरे को नहीं थी उम्मीद भी आप इतने मैच विन कर पाओगे। जब पहला भी विन कर दिया, दूसरा भी विन कर दिया, फिर मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए जितनी हमने मेहनत करी थी। तो ऐसे ही हमने तीसरा मैच भी जी विन कर दिया। हम छोटे तो होते थे, हमें नहीं था पता जी इतना। और हमारे जो सुशील कुमार गुरी जी थे, उन्होंने आगे देखी थी टीम में, वो अच्छी थी। तो हमने ऐसे करते करते हमने ना जी फाइनली विन कर दिया। तो उनकी आंख में आंसू आ गए, हमें आज भी याद है। हम छोटे छोटे होते थे जोगिंदर नगर में, और उन्होंने हमें देला, हमारे प्रिंसिपल सर होते थे, पाठक सर थे, वो रक्कड़ से थे जी। उनको कॉल करा भी हमारे बच्चों ने लठ गाड़ दिया, झंडा गाड़ दिया जोगिंदर नगर में आज। बड़े खुश हुए जी वो। फिर वो बहुत ऐसे आंसू आ गए जी, हमारा स्कूल में आके बड़ा स्वागत करा। तो हमें बहुत अच्छा लगा जी भैया हम स्टेट लेवल जीत के आए। तो मैं फर्स्ट टाइम ही उस टाइम खेलने गया कोल्हापुर जी। हमारे उस साल 4 बच्चे सेलेक्ट हुए नेशनल के लिए, हिमाचल की टीम के लिए, और ये फर्स्ट टाइम हुआ था। और बास्केटबॉल में ऊना फर्स्ट टाइम विनर हुआ था स्टेट, और फर्स्ट टाइम ही ऊना से देला से 4 बच्चे गए, और नेशनल कैंप भी देला में लगा था जी। तो बड़ी खुशी हुई जी। ऐसे हमें कोल्हापुर हम खेलने गए, ऐसे ही मतलब बॉम्बे ही फर्स्ट टाइम गए जी। आपको पता ही हमारे इधर से कोई बच्चा जाता है कितना अच्छा लगता है फर्स्ट टाइम। छोटे छोटे थे, वही हमारे सुशील कुमार पीटीआई सर कोच थे। तो वहाँ तो हमने विन नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा लेवल था, बहुत बड़ा लेवल था जी। तो हमने वहाँ से सीख के ही आए कि यार कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, कैसा खेल रहे हैं। तो जैसे मैं वापस आया तो मेरा शौक ना जी थोड़ा थोड़ा कबड्डी में भी था। तो मेरे को सुशील कुमार जो पीटीआई सर वो कबड्डी में भी ज़्यादा क्रेज़ लेते थे, उन्होंने देला में आके बास्केटबॉल में भी लिया। तो फिर मैंने कबड्डी जैसे स्टार्ट करी, अंडर 14 खेले जी। फर्स्ट टाइम खेले तो इतना नहीं था, हमारे लोकल गांव हमारे बहुत अच्छे खेलते थे ये। रायपुर हो गया, चढ़तगढ़ हो गया, और ये पूबवाड़ हो गया, बीटन हो गया, ये गांव बहुत अच्छे कबड्डी खेलते थे पहले। तो हमने नया नया स्टार्ट करा जी। पहले 1-2 बार तो हम हार गए, तो हमें जैसे समझ आई यार इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। फिर हमने धीरे धीरे जी मेहनत स्टार्ट करी। तो हमने अंडर 14 तो हम नहीं जीत पाए थे उस साल, तो स्टेट भी नहीं खेल पाए थे। तो अंडर 19 के लिए हमारा स्कूल में बच्चे पहले भी बहुत अच्छे थे। मेरे से पहले जो हमारे सीनियर थे वो भी हॉस्टलों में थे,
देला से मतलब गए थे जैसे, तो मेरा भी शौक था यार भी हॉस्टल में जाएंगे, एक बार देख के तो आएंगे हॉस्टल है क्या है जी। मैं वहाँ से जो भी आता है वो अच्छा ही खेलता है जी। उन्होंने हमारे हॉस्टल वालों ने कभी कभी हमारे गाँव में छुट्टी लेके आना, प्रैक्टिस करने आना। वो तो इतना अच्छा खेलते थे, हम देख देख के हम बाहर बैठते थे जी, हम देखते थे यार ये तो बहुत अच्छे खेल रहे हैं, फिर क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, क्या प्रैक्टिस करते होंगे। हम भी प्रैक्टिस करते हैं, ये भी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें नहीं था जी इतना पता। तो फिर हमने अंडर 19 जैसे खेली, स्टेट खेली उन्ना से कबड्डी में? कबड्डी में जी। पर एक बात बताओ मुझे, ये फिर नॉर्मल एक बच्चे के लिए होता है ना कि वो जिस स्पोर्ट्स में एक बार स्टार्ट हो जाता है फिर उसी में स्टार्ट हो जाता है। आप कह रहे हो कि आप पहले बास्केटबॉल खेलते थे, उसमें भी बहुत अच्छे थे, नेशनल लेवल खेल के आगे, तो वो चेंज करना डिफिकल्ट नहीं लगा एकदम से? नहीं, बचपना था जी उस टाइम नहीं था इतना, मतलब प्रोफेशनल लेवल भी नहीं था, ऐसे था भी मेरे को अच्छी लग रही थी कबड्डी, मैं खेलता था और थोड़ी खेलते थे, इतनी नहीं खेलते थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। हाँ जी थोड़ी खेलते थे, इतना नहीं मतलब खेलते थे, मतलब चस्का जा पड़ गया, जैसे उधर ज़्यादा बच्चे आते थे और इसमें थोड़ा गेम में भी अच्छा लगा जी, मेरे को देख के भी अच्छा लगा। और ना कबड्डी के लोकल टूर्नामेंट बहुत होते थे जी। बास्केटबॉल के अभी भी आज के टाइम में बहुत कम टूर्नामेंट होते हैं, एक नंगल में होता है, एक हमारे देला में होता है, मतलब टूर्नामेंट कबड्डी के आज के टाइम में ले लो चाहे उस टाइम में ले लो, टूर्नामेंट मैं बोलता हूँ गाँव के टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा होते थे। मतलब गांव के हिसाब से देखोगे तो बास्केटबॉल को उतना फिर भी नहीं देखा जाता, पर कबड्डी का बहुत ज्यादा ग्लैमर था गांव के लेवल पे भी। बिल्कुल जी, उस टाइम प्रो कबड्डी अभी आनी थी, हाल ही में नहीं आई थी प्रो कबड्डी, फिर भी उस टाइम कबड्डी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे जी, क्योंकि वहाँ पे हमारे जैसे कबड्डी के मैच होते हैं ना, तो वेट लेवल पे भी होते हैं, जिनका वेट 50 से कम है बच्चों का, उनको 50 से कम रखेंगे, प्राइज रखेंगे 5100, उनका वेट चेक करेंगे, उस हिसाब से खिलाएंगे। जो 60 kg का उससे भी कम वेट, ऐसे होते हैं जी कबड्डी के मैच अभी भी। कबड्डी ऐसा ना कि हमारे इंडिया की देसी गेम है। बिल्कुल जी, और हर घर का बच्चा कभी ना कभी तो खेला ही होता है, आपको पता ही है जी। तो फिर प्रोफेशनल कबड्डी में कैसे गए फिर? प्रोफेशनल कबड्डी जी, मैं हॉस्टल में गया जब मैं 11th में था, अपने +1 में था, तो जैसे मेरी सिलेक्शन हुई, एक मैं था, एक हमारे गांव से सुरेंद्र सिंह था लड़का, 2 थे हम जी। तो हम ट्रायल दे के आए, तो हमारी ना सिलेक्शन होगी, हमें नहीं था इतना भी हम हॉस्टल के लिए भी सिलेक्ट हो जाएंगे, हमने 2-3 मैच खेली थी, तो हम सिलेक्शन होगी हमारी। तो जो हमारे स्कूल के सुशील कुमार पीटी सर थे, वो हमारे से थोड़ा नाराज़ हो गए कि यार ये हॉस्टल जा रहे हैं, और हमें बहुत ज़्यादा मतलब करते हैं ना, प्यार दिल से करते थे हमें कि ये बच्चे निकलने वाले हैं या गांव से भी निकल सकते हैं, उनसे प्रैक्टिस करते थे सुबह शाम उनके पास। तो हमारे से नाराज़ हो गए भी यार ये कैसे चले जाएंगे, वहाँ पे बिगड़ जाएंगे, जब वहाँ पे बच्चे नशे करते हैं, वो तो देखो जी अपने ऊपर होता है, बाहर मतलब घर वाला नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा इनको। तो हमने ना उनसे अंगेस्ट जाके हमने फैसला ले लिया भी हम जाएंगे यार हॉस्टल, भी हॉस्टल के बच्चे बहुत खेलते हैं, तो हमें यही था भी हम यार एक दिन बनेंगे तो सर को भी फील होगा कि ये बच्चे खेल के आए और मेरा नाम भी इन्होंने रोशन करा। तो जैसे आपको पता ही है गांव से खेले तो इतना नहीं था, वहाँ पे बच्चे 20 बच्चे सेलेक्ट होंगे, उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है जी। गांव में मतलब बच्चे छोटे होते थे जी, प्रैक्टिस करनी तो हम अपने आप को ऐसे था हम अंदर है जी, जहाँ वहाँ पे हम सभी एक बराबर के प्लेयर थे जी, वहाँ पे पता लगता था। तो फिर मैं वहाँ पे कि हम चले गए जी हॉस्टल सर से एंगेज होके, तो 2 साल तो हमें सर ने बुलाया नहीं जी। हम गांव में आते थे, हमने बुलाने वो इतने नहीं हमें बुलाते थे जैसे पहले बुलाते थे। तो धीरे धीरे हमने स्टार्ट कर दी वहाँ पे हॉस्टल में। तो हमने वहाँ पे देखा हमारे सीनियर बहुत अच्छे खेलते थे जी। वहाँ पे ना आपको पता है स्पोर्ट्स में ऐसा होता भी ये मेरे से ऊपर प्लेयर है, मैं इससे डाउन हूँ, एक दूसरे को कटने के लिए मतलब ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपको पता होता है कि वो दूसरे बंदे की स्ट्रेंथ कहाँ पे है, हाँ, मेरी वीकनेस कहाँ पे है, वो कहाँ अच्छा है, मैं कहाँ बुरा हूँ। हाँ जी। पर एक हॉस्टल में जाके आप लोगों का शेड्यूल कैसे चलता था, मतलब करते क्या था हॉस्टल में? पढ़ाई होती थी कि सिर्फ स्पोर्ट्स? नहीं, पढ़ाई भी थी जी, हम पढ़ते भी थे, ऐसी बात नहीं है, पर स्पोर्ट्स पे हॉस्टल था, स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देते थे। तो डिसिप्लिन तो आपको पता ही है हॉस्टल में, सबसे पहले हमें हमारी 2 टाइम असेंबली होनी जी, सुबह और शाम को। हमारा 6 बजे ग्राउंड होता था, और हमारे कोच साहब थे जयपाल चंदेल जी, ये नालागढ़ से, अभी वो भी रिटायर हो गए हैं, बहुत अच्छे कोच थे वो तो हमें भगाते थे स्कूल को। पता ही आपको जब स्पोर्ट्स में सुबह जाना हमने 6 बजे ग्राउंड, तो हमारे 8 बजे तक अपना सेशन होता है पड़ा हुआ, इस दिन ये प्रैक्टिस करनी, दूसरे दिन ये करनी, 7 दिन 7 ही सेशन होने, और हमारी सिर्फ संडे को रेस्ट होती थी एक जी। तो शाम को भी प्रैक्टिस, तो सुबह जैसे हमने हार्ड वर्क करके आना, पूरा प्लेयर ऐसे थका हुआ होता था, ब्रेकफास्ट करना, तो कोच बोलता स्कूल जाओ ज़बरदस्ती, फिर जाना ही पड़ता था जी, दिल घोड़ा करके फिर जाना ही पड़ना, क्या करें जी। तो जैसे वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे, जो जैसे यंग प्लेयर आते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, आपको पता भी आपके हॉस्टल में आपको पता सभी एक बराबर नहीं होते हैं जी प्लेयर। एक नया बच्चा जा रहा है और एक पहले 2-3 साल से सीनियर है, वो अच्छा ही होगा, अगर उसको मतलब परफॉर्मेंस में काटना पड़ेगा तो जो वो भी कर रहा है प्रैक्टिस, वो भी हम करें, बराबर हो गया। फिर तो हमने 3-3 टाइम भी प्रैक्टिस करी जी कोच साहब से छुप के, जैसे हमने सुबह कोच साहब के साथ प्रैक्टिस करनी, फिर हमने दोपहर में भी जाना जी प्रैक्टिस करने, 11 बजे गए अपना, 12-1 बजे आए, फिर लंच करा, फिर रेस्ट करी, फिर शाम को फिर प्रैक्टिस हो गई।
ऐसा भी करा हमने, 3 टाइम हमने प्रैक्टिस करी हॉस्टल में जाके। तो वहाँ से मेरी फिर जर्नी बहुत अच्छी स्टार्ट हुई जी। तो ये सब क्या कहते हैं अपने सरकारी कोच होते थे उस टाइम पे? हाँ जी, हमारा जैसे स्पोर्ट्स हॉस्टल है ना जी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सेंटर का था जी। और ये हमारे 2 ही हॉस्टल है, एक अपना बिलासपुर में बॉयज़ का और गर्ल्स का धर्मशाला में। हम लोग जो मूवीज में देखते हैं ना, जैसे अब दंगल की बात करते हैं मूवी की, तो उसके अंदर भी दिखाया गया था कि जो कोच होते थे, बिकॉज गवर्नमेंट नौकरियों पे बैठे हुए हैं, तो एक सिफारिश चलती थी या कुछ भी होता था या फेवरेटिज्म चलता था। बिल्कुल। तो जो यहाँ पे इन हॉस्टल्स के अंदर कोच होते हैं, इनको पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है, वो उसके ऊपर पूरा ध्यान दे पाते हैं? हाँ जी, हमने तो अभी तक जैसे भी जो भी कोच देखे जी, कबड्डी में या नीचे से लेके ऊपर तक, वो पहले कबड्डी खेल चुके हैं जी, उनको कबड्डी का सब कुछ ही पता था जी। तो हमें उन्होंने उसी हिसाब से सिखाया। हम ऐसे हॉस्टल में जाते हैं तो हम 18-19 साल के थे, हमें स्किल वगैरह जो भी उन्होंने जैसे हमें सिखाया और आज तक हमें वही आता है जी। अब दिक्कत ये आ जाती है ना, जब आप एक स्कूल में पढ़ते हो तो आप मैथ का टेस्ट दोगे, इंग्लिश का टेस्ट दोगे, कुछ भी कंपटीशन करोगे, आपके मार्क्स से पता चल जाएगा कि इसके 99 इसके 98, तो 99 वाला इज मोर बेटर, ठीक है। वहाँ पर आपकी सारी की सारी परफॉर्मेंस होती थी कि आप आगे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होती थी कि आपका कोच आपको कैसे असेस करेगा। बट कोच हो सकता है आपको वीक फॉर्म में देख ले, हाँ जी, आपको इंजरी स्टेट में देख ले, उसको पता ना चले और वो आपके अगेंस्ट को डिसीजन ले ले कि नहीं ये बच्चा आगे जाएगा, ये बच्चा आगे नहीं जाएगा। हाँ जी। वो चीज़ें कैसे वर्क करती थी वहाँ पे? वहाँ पे यही था जी, हार्ड वर्क करते, सभी बच्चे एक बराबर नहीं थे जी। जैसे 20 बच्चे थे, 20 में से हम 10 प्लेयर हॉस्टल से ऐसे निकले जो प्रो कबड्डी के लिए सिलेक्ट हुए। और वो ऐसे नहीं अभी जो कोच ने प्रैक्टिस करी उसी हिसाब से इन्होंने 10 प्लेयर ने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करी जी अपनी। किसी ने 3 टाइम करी, किसी ने 4 टाइम करी, कोच से छुप के। जो कोच करवाता था वो तो करते थे, उससे अलग भी करते थे। और डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जी सभी प्लेयरों ने। तो आप एक सरकारी हॉस्टल के अंदर रह के डाइट का क्या हिसाब रखते थे वहाँ पे बैठ के? डाइट का ना, तो जब हम थे हॉस्टल में हमारे को था जी एक दिन का 200 रुपया वैसे डाइट का। अभी तो मेरे को पता नहीं 300 350 कितना है उस टाइम। उसके अंदर हमें सुबह मतलब बढ़िया ब्रेकफास्ट, ब्रेड वगैरह, दूध, हमें 2 टाइम दूध होता था जी, पनीर, नॉन वेज वाले को नॉन वेज, सब कुछ अच्छा डाइट, जूस मिलता था हॉस्टल में। डाइट का बहुत अच्छा था जी। एक रूटीन था हमारा बना हुआ, जैसे हम प्रैक्टिस से आए तो हमें 9 और 10 के बीच ब्रेकफास्ट मिलना तो मिलना ही है। जैसे हमारे गाँव के बच्चे हैं, खाया नहीं तो स्कूल निकल गए, लंच किया नहीं। वहाँ पे टाइम था 12:30 से 1:30 बजे तक आपका लंच है, आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो बंद है उसके बाद। और शाम को 8 से 9 बजे तक डिनर है और 10 बजे आपका दूध है और इसके बाद हमारी रेस्ट है। और हमारे रात को फ़ोन ले लेते थे। पहले तो फ़ोन अलाउड नहीं थे, जब उन्होंने अलाउड करे 1-2 करे जो सीनियर को होते थे, तो फिर रात को उनके भी 9-10 बजे के बाद फ़ोन ले लेते भी बच्चे रेस्ट करें और पढ़े या रेस्ट करें, बस 2 ही काम होते थे जी। और हमें जैसे बोलते हैं टीवी, हमने तो टीवी भी नहीं जी देखा। एक दिन होता था हमारे पास, जैसे शनिवार होता था, उस दिन हमारा संडे को ऑफ होता था, वो भी 10 बजे से लेके 2-3 बजे तक बोलते थे एक साथ होके एक मूवी जो भी देखनी है। जैसे आपके एक नॉर्मल हॉस्टल होते हैं कि आपकी डॉर्मेट्री बन जाएगी, हाँ जी, उसके अंदर इकट्ठे रहना है, इकट्ठे कॉमन रूम हो जाएगा, उसके अंदर इकट्ठे टीवी देखना है, बिल्कुल एक ही टाइम पे चलेगा, एक ही मेस है, वहाँ पे इकट्ठे जाना है या टाइम के बीच में जाना है वहाँ पे बैठ के। हाँ जी, हॉस्टल में ये सबसे पहले सीखा हमने डिसिप्लिन जी। आज जैसे हम खेलने जाते हैं, हमारे गांव के बच्चे भी ले लो, जैसे खेलने जाते हैं, कोई अपनी गाड़ी में जा रहा, कोई कहीं जा रहा, जब ऊपर से डंडा होता था कोच का, कोई भी जितना मर्जी बड़ा स्टार था जी, एक गाड़ी जानी, टीम गई, टीम की तरह जाएंगे, 12 प्लेयर, ब्रेकफास्ट हो गए, 12 के 12 गए जी। कहीं भी बाहर भी टूर्नामेंट को जाते हैं, नहीं तो आजकल तो ऐसा हो रखा है जी, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, मैच होता है उसी टाइम इकट्ठे होते हैं, आ जाओ मैच खेलना है। नहीं तो हॉस्टल में ये सबसे पहले डिसिप्लिन था जी, एक साथ ही रहना पड़ेगा जी। चाहे किसी का मैच देखना है तो भी 12 के 12 प्लेयर एक साथ बैठ के देखेंगे जी। ये हमने हॉस्टल से डिसिप्लिन सीखा जी। कांड भी है कोई हॉस्टल में? कांड आपको पता ही है जी, लड़ाइयाँ वगैरह होती रहती थी वहाँ पे बहुत लोकल के साथ। जैसे हमारे 3 गेम्स थी वहाँ पे, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल और कबड्डी। तो वहाँ पे हॉस्टल के अंदर प्लेयर जितने मर्जी आपस में लड़ाई करी हॉस्टल के टाइम, उस टाइम बड़े प्लेयरों ने आपस में लड़ाई करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। किसी टाइम किसी बाहर वाले से लड़ाई हो जाती थी तो एक साथ हो जाते थे जी। किसी की कंबल कुटाई की कभी? कंबल कटाई तो आपको पता ही है जी, बहुत चलती है हॉस्टल में। यही होता था जी, फ़ोन तो होते नहीं थे, कंबल कटाई होगी, ऐसे एक दूसरे छेड़ लिया जी, यही। बर्थडे पे क्या होता था? बर्थडे भी सेम जी, कंबल कटाई ही कर देते थे किसी टाइम, केक काट के उसके बाद ऐसे ही एक साथ इकट्ठे हुए थे होते, फिर उसके बाद ऐसे फोटोज खींची कभी उस टाइम पे इस तरीके की? नहीं, उस टाइम फोटो वगैरह तो नहीं खींची जी, फ़ोन हमें अलाउड ही नहीं थे जी जो फोटो खींचनी थी। हाँ जी। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूं एक? हाँ जी, हाँ जी। लड़कों का हॉस्टल होता था? हाँ जी। क्योंकि लड़कियां भी आई हॉस्टल्स में?
नहीं कभी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जैसे कि हमारे आपको पता ही है, कभी ट्राई मारी होगी किसी ने, हॉस्टल के किसी और बंदे ने कभी ट्राई मारी होगी, नहीं ये कांड करना है? नहीं हॉस्टल में तो नहीं कभी हुआ, हॉस्टल वाले बच्चे बाहर तो बड़ी बार गए जी। ये तो आज ही मैं आपको बता रहा हूँ, छुप छुप के जाते थे? छुप छुप के, जैसे बाहर तो हमारे होते थे ना चौकीदार वगैरह बैठे होते थे, तो जैसे सो जाते थे छुप छुप के, तो बच्चे बहुत गए, पर हॉस्टल के अंदर किसी ने एंट्री नहीं करी जी। हाँ जी। छापे भी पड़ते थे? छापे बहुत पड़े जी। एक बार हमारा उधर से लड़ाई, जैसे लड़ाई होगी, मैं और एक हमारा सुरेंद्र लड़का था, हमारी लड़ाई होगी वहाँ पे हॉस्टल में, तो हमारे जयपाल कोच साहब ने हमें बचा लिया था उस टाइम। मैं, एक रवि लड़का था और एक सुरेंद्र था। तो वहाँ पे ऐसे किसी के साथ लड़ाई होगी जी, उन्होंने हमारी कंप्लेंट कर दी। हमारी गलती भी नहीं थी, हम प्लेयर थे। अगले दो दिन बाद हमने घर आना था। तो एक तो वहाँ पे सरदार बहुत कम थे जी बिलासपुर में। सुरेंद्र ऐसे ही पहचाना गया जी, भाई सरदार है, अभी हॉस्टल में है जी। तो वो मेरे गांव से था, वो देला पकड़ा गया, मतलब बाहर कांड करके आया और अंदर पकड़ा हाँ, गया? दोनों मतलब ऐसे बाहर उन्होंने बोला भी सरदार है हॉस्टल में है। तो हॉस्टल में ना तो वॉलीबॉल का कोई सरदार था जी उस टाइम, ना कबड्डी का और ना बॉक्सिंग का जी, ये अकेला ही सरदार। फिर उस रात हम बता रहे हैं, मैं सुरेंद्र और रवि ने हॉस्टल की छत पे मतलब सो के हमने रात गुजारी, पुलिस ढूंढ रही थी हमें। कोई ऐसा भी काम हुआ था कि लगा था कि नहीं आज तो करियर खत्म है यहाँ पे? हाँ ऐसा ही हुआ था जी, उस टाइम भी कैरियर खत्म है। तो मैं कोच साहब ने बड़ी सपोर्ट करी, जयपाल चंदेल कोच साहब ने हम तो अगले दिन निकल आए जैसे खेलने के लिए, हमने जाना था खेलने के लिए। एक लड़का था रवि जी, उसकी पुलिस आ गई हॉस्टल में, जयपाल कोच साहब ने बोला तुम मानना मत सरदार हॉस्टल से, ऐसा वैसा। फिर उसने झूठी वूठी कस्में खाई भी, सर हमें तो नहीं पता जी, ऐसे वैसे। तो उस टाइम तो ऐसे ही था भाई, ये निकाल देंगे हॉस्टल से, अनडिसिप्लिन हुए थे जी, तो निकाल देंगे। पर नहीं, कोच साहब ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी थी। ये सारे के सारे कांड स्टार्ट करने वाला बंदा कौन होता था? कांड स्टार्ट सबसे ज़्यादा तो हमारे में जी रवि था लड़का जी। अच्छा, हाँ जी, जितना वो छोटा था उतना ही तेज था जी, वो बहुत मतलब रिंग मास्टर था? हाँ बिल्कुल जी। वो कबड्डी में बहुत अच्छा प्लेयर था, उसको सपोर्ट कम मिली, पर कबड्डी में बहुत अच्छा था। वो कांड भी बहुत ज़्यादा करता था जी, हर लड़ाई में उसका नाम आता था जी। पंगा किसी ने लेना, लड़ाई उसने करनी, ये सिस्टम था जी वहाँ पे। तो फिर उसके बाद फिर वहाँ से प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर आगे नेशनल में कैसे गए फिर आप? नेक्स्ट स्टेप क्या था यहाँ से? यहाँ से जी जैसे मैं जूनियर नेशनल के लिए गया हिमाचल से। मैंने वैसे तो सब जूनियर नेशनल खेली है जी, जैसे आपको बताऊँ अंडर-16 होती है, उसमें मेरी 3 सब जूनियर नेशनल है और इंडिया कैंप है। और उसके बाद अगला लेवल होता है जूनियर, जैसे नीचे से उठते हैं ना जी प्लेयर। तो मैंने 16 जैसे अंडर-16 में खेली है, 3 नेशनल। उसके बाद मैं जूनियर में आया, तो जूनियर में मैंने 3-4 जूनियर खेली है जी नेशनल। मतलब जैसे मैं तीसरी खेलने गया तो वहाँ से मेरी सिलेक्शन हुई इंडिया कैंप के लिए, वो हमारा गांधीनगर में लगा। तो उस टाइम बढ़िया परफॉर्मेंस दी हमने जी, मैंने बढ़िया परफॉर्मेंस, तो टीम जानी थी हमारी इंडिया के लिए। तो हम जैसे हमारी लिस्ट आई, हमारी सिलेक्शन होगी हिमाचल से, आपको पता ही उस टाइम मैं अकेला ही था जी। ज़्यादा हरियाणा, महाराष्ट्र, उधर प्लेयर बहुत अच्छे हैं जी, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, हमारे से फैसिलिटी भी ज़्यादा उनकी। तो वहाँ से हमारी ईरान में जाना था जी हमने खेलने। तो हमें दिल्ली इकट्ठे कर बुला लिया उन्होंने, इकट्ठे कर लिए। और जैसे उन्होंने हमें फर्स्ट टाइम ब्लेजर वगैरह दिया, हमें तो बहुत अच्छा लगा जी, इंडिया का ब्लेजर है और इंडिया से खेलने जा रहे हैं। तो हमारी स्टे हुई होटल में। तो हम जैसे हमारे कोचेस थे, जो मैनेजर थे, वो हमारा ना वीज़ा लगवाने एयरपोर्ट पे गए। और वो वहाँ पे गए, वहाँ पे पता नहीं जी क्या प्रॉब्लम आ गई। पहले दिन जब जूनियर इंडिया की टीम जानी थी, तो हमने ब्लेजर हमें उन्होंने बोला आप रेडी हो जाओ, 1 घंटे बाद हमने होटल से निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो उनकी कॉल आई भी, ये वीज़े नहीं लगे, ये प्रॉब्लम होगी। मतलब 12 लड़कियाँ सभी का मतलब फेस महसूस हो गया, सैड हो गए, मतलब एक तरह सभी, यार ये क्या हो गया, फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए जा रहे खेलने और ईरान फर्स्ट टाइम जा रहे। तो सभी सैड हो गए, इतनी मेहनत करी इस चीज़ के लिए। तो एक दिन उन्होंने हमें होटल में रखा जी। उसके बाद फिर हम दूसरे दिन हमारा वीज़ा लग गया, फिर हम ईरान खेलने गए जी। ईरान में जैसे हम पहुँचे तो वहाँ पे हरियाणा के भी 5-6 प्लेयर थे हमारे, और महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, हर जगह से मतलब प्लेयर थे जी। हमारे मैच हुए, जैसे पूल होते हैं ना हमारे कबड्डी के पूल पड़ते हैं, 2 पूल पड़ गए जी। एक में हो गया इराक, इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ऐसे टीमें डल गई दूसरे पूल में ये। और टॉप की 2-2 टीमें लेते हैं जो सेमी में बढ़ेगी। तो फिर ईरान का हमारे साथ पूल में भी मैच हुआ। तो मेरे को कोच साहब ने नहीं खिलाया, कोच साहब बोलते फिर तू रेस्ट कर। मेरे को पहले ही बोल दिया तेरे को हम ना फाइनल में उतारेंगे। मेरे को ऐसे ही लगा भी कोच साहब ऐसे ही बोल रहे हैं, ये कहाँ उतारेंगे, फिर सभी जो लड़के खेल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे खेल रहे थे जी। तो ईरान के साथ हमारा जैसे पहले मैच हुआ तो चलो हो गया। फिर हमारा सेमीफाइनल हुआ तो पाकिस्तान के साथ। तो कोच साहब ने जूनियर में बोला भी विशाल अपने पैर चेक कर ले। उस टाइम मैं रेडर होता था जी, पैर चेक कर ले एक बार भी। मैट होता ना, मैट पे, हमारे तो इधर मैट नहीं था, हम तो मिट्टी पे खेलते थे जी। इंडिया कैंप में हमें मैट मिला, तो फिर पैर चेक कर ले एक बार, फिर फाइनल में खेलना है। मैंने फिर सोचा ऐसे ही कर रहे होने जी। फिर जैसे ही फाइनल हमारा आ गया ईरान के साथ। ईरान में ना ऐसे रूल था जी, हम कबड्डी खेलने गए, जैसे गर्ल्स के मैच होते थे तो बॉयज़ को वहाँ मैच देखने नहीं जाने दिया हमें। इस्लामिक कंट्री है ना? हाँ जी, ये ऐसे था वहाँ पे। हमें तो वहीं जाके पता लगा जी
जैसे और कंट्री में हम गए तो हम तो आप जैसे देख सकते हो जाके। हाँ देख सकते थे। जैसे हमने सोचा भी हम इंडिया की गर्ल्स आई है तो इनकी सपोर्ट करते हैं, इनका ईरान की फाइनल है, हम भी इनकी सपोर्ट करते हैं। ईरान पूरा सपोर्ट कर रहा था तो हमें उन्होंने एंट्री नहीं दी जाने, तो हमने वहीं जाके ये भी देखा। तो कोचेस वहाँ पे गए थे, कोचेस को तो एंट्री दी, उसके तुरंत बाद 1 घंटे पहले गर्ल्स का मैच था, उसके बाद हमारा था। तो वहाँ पे तो गर्ल्स हार गई, हमें कोच ने बताया भी गर्ल्स तो जीत गई 1 पॉइंट से, फिर ये प्लेयर डीमोटिवेट ना हो जाए कहीं। फिर इधर ईरान के साथ हमारा फाइनल था जी, तो मेरे को कोच ने बोला मैं विशाल रेडी हो जा भाई, खेलना है तेने। मैं कहा ये तो अभी सीरीज सच में खेलना, फिर मैं भी थोड़ा सीरीज हुआ जी। फिर हमारा जैसे फाइनल हुआ, मैंने बहुत अच्छा करके दिया जी। जैसे उस टाइम हमारा ना वीडियो एनालाइज होने लगा था जी, जैसे प्लेयर कोई वीडियो एनालाइज कर लेते थे भी कैसा कौन सा प्लेयर क्या खेल रहा है। और मेरे कोच ने मेरे को उतारा ही सिर्फ फाइनल में जी, उनको पता नहीं लगा जी प्लेयर कहाँ से बैठा था, कहाँ से आया अंदर, उनको समझ ही नहीं आया जी। गूगली डाल दी। हाँ वही डाला जी कोच ने, एक तरह मतलब गूगलियो डाल दी। फाइनल खिलाया मेरे को 12-13 पॉइंट और हमने ईरान को एक तरफा ही हरा दिया जी, वन साइड हरा दिया। तो वहाँ से हमें जैसे हमारा हुआ बढ़िया हो गया। तो कोच ने उसके बाद हमें बता भी दिया फिर बेटा यार गर्ल्स 1 नंबर से हार गई, मैं इसीलिए नहीं आपको बता रहा था कि आप डीमोटिवेट ना हो जाओ। तो हमने बोला अच्छा सर ऐसे। फिर उसके बाद हम अपने घर के लिए निकलने लगे, ईरान से हमारी फ़्लाइट थी। तो हमारे ना एक श्रीनिवास रेड्डी जो कोच थे, वो उस टाइम प्रो कबड्डी का 4th सीजन होना था जी। उन्होंने मेरे को बोला एयरपोर्ट पे विशाल तू प्रो कबड्डी खेलेगा? मैंने बोला हाँ जी सर खेलेंगे जी, प्रो कबड्डी इतना बड़ा लेवल है जी। हाँ जी सर। मैंने तो बोला इतने पैसे मिलेंगे? मैं कहा सर जितने मर्जी मिल जाए, खेलेंगे जी जो मर्जी हो जाए। उन्होंने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बोला ये तेरा कॉन्ट्रैक्ट है, एक बार तू पढ़ ले। फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में होते थे जी 28-30 पेज थे, फिर तू पढ़ ले सारे कॉन्ट्रैक्ट पे ये लिखा ऐसा वैसा। मैं कहा जी पढ़ना तो नहीं जी, बस साइन करा लो आप खेलेंगे जी। तो मेरे को उन्होंने इतना बताया भी तेरे 3 लाख में हो रहे हैं। मैं कहा ठीक है जी आप कर दो जितने में हो रहे हैं। मेरा वहीं टू वही एयरपोर्ट में फर्स्ट टाइम जैसे मैं तो शौक हो गया जी इतने बड़े लेवल पे जाना, तो मैंने साइन कर दिए। उसके बाद जैसे मैं घर आया जी, फिर मेरे को 2-3 टीमों के फ़ोन आने लगे, यू बम्बा से फ़ोन आने लगा, पटना पायलट से फ़ोन आने लगा भी ये लड़का इंडिया में अच्छा खेल के आया, फिर इसको हम लेते हैं अपनी टीम में, हम लेते हैं ऐसे। मेरे को तो ये पता ही नहीं था जी। हमारे जैसे मेरे यार दोस्त थे, एक शिवम भारद्वाज था जी, एक अंकुश था और एक गुरप्रीत था, जैसे एक ये बब्बू लड़का था। हम ये सारे लड़के थे। इन्होंने जो मेरा दोस्त था ना एक शानू, बाकी तो इधर ही थे लोकल थे, वो ना बाहर अंदर ज़्यादा निकला था जी, नेवी में अभी भी इंडियन नेवी में। वो मेरे को जैसे होते ना सर्कल, मतलब उसी पे जाता है बंदा, जो जैसी उसी की संगत है उसी पे जाएगा वो। तो वो हमें समझाता था भी ऐसे है वैसे है। तो वहाँ पे जैसे मेरे दुबई में साइन हो रहे थे, मैंने तो उसको कॉल किया ही नहीं, वहाँ पे फ़ोन तो चलते नहीं थे जी हमारे। तो मैंने तो साइन कर दिया। मैंने उसको बताया भाई मैं तो साइन कर दिया। उसने मेरे को गाली दी, फिर तेने यार साइन क्यों कर दिए, तो इंडिया के लिए बढ़िया खेल के आया, तेरे बढ़िया साइन होते और अच्छी टीम में करता तू, ये भी अच्छी है तू और अच्छी में होने थे। फिर मैं कहा जी मैं तो कर दिए साइन, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए फिर तो खेलना ही पड़ना। तो फिर मैंने बोलता कोई बात नहीं तू जा खेलने ऐसे। तो फिर मैं प्रो कबड्डी में जैसे गया फर्स्ट टाइम, तो मैंने वहाँ पे आपको पता ही है 5 स्टार वगैरह देखे जी। फ़्लाइट में फर्स्ट टाइम तो इंटरनेशनल में फ़्लाइट में, उसके बाद उसमें तो वहाँ पे पहले तो मैं प्लेयर देखे जी, राहुल चौधरी टॉप प्लेयर जी, टॉप उसकी फ़ैन फॉलो आज के टाइम में, मतलब उन्होंने कबड्डी को संन्यास ही ले लिया मेरे हिसाब से, पर टॉप प्लेयर हो। राकेश कुमार भाई साहब टॉप प्लेयर, मतलब गॉड ऑफ कबड्डी, सभी उसी टीम में जी। तो हमने उनको देखा, हमें जैसे नया बच्चा होता ही है जी एक तरह भी, इतने बड़े प्लेयर देखना तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा जी। फिर मेरा रूम पार्टनर एक सुकेश हेगड़े था जी, वो बहुत अच्छा प्लेयर, वो सीनियर होता था जी। तो उसने मेरी बड़ी मतलब हेल्प करी ऐसे। जैसे मैं होस्ट उधर गया, मतलब थोड़े हरियाणा वाले प्ले कर देते हैं, हरियाणा के और भी सीनियर जूनियर कर देते हैं, तो उन्होंने बड़ी मेरी सपोर्ट करी जी वहाँ पे। तो वहाँ पे प्रैक्टिस जैसे स्टार्ट हुई तो हमने देखा वहाँ पे अलग ही सिस्टम है जी प्रो लेवल का। मतलब कैसे? मतलब फिजियो केयर बहुत है जी प्लेयर की। अगर थोड़ी भी इंजरी आ गई, जैसे हम गाँव के या कोई भी टूर्नामेंट खेलते हैं, हमारे थोड़ी सी इंजरी होगी, हमने टेप करनी हम खुद ही कर लेते हैं जी उठा के। वहाँ पे स्पेशल फिजियो, और हमारी थोड़ी सी बॉडी टाइट होगी, चलो जी हमने जाना रूम में, मसाजर स्पेशल मसाजर है, मसाज करवा लो जी। हमें वहीं जाके पता लगा प्रोटीन सब, मतलब टोटली केयर। फिर हमने देखा भी पैसा ज़्यादा लगा होता है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा होता है उस लेवल पे, मतलब हाँ जी। तो फिर वहाँ से उस टाइम 4th सीजन था जी, मेरे को इतना चांस नहीं मिला। तो मेरे घर वाले बोलते ये गया है प्रो में, एक बार टीवी में ही आ जाए, ऐसे ही आ जाए। तो मेरे को एक आधा उन्होंने मैच खिलाया, फिर हमारी टीम ऊपर खेली थी उस टाइम, तो एक आधा मैच खिलाया। तो मैंने बोला भाई चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे पहुँच तो गए हैं, पर मैंने देख लिया था भी वहाँ पहुँच के इतना नहीं होगा जी, इससे ज़्यादा करनी पड़ेगी मेहनत। फिर हम तो चलो जूनियर इंडिया में खेल के आए, हमने सोचा भी हम बढ़िया ही हैं जी, हम तो इधर भी खेल लेंगे अंदर। तो वहाँ देखा, वहाँ एक से एक धुरंधर पड़ा था जी, हमें तो पूछा ही किसी ने नहीं मतलब। तो अगले साल पे बढ़िया मेहनत करी जी उस साल।
उस साल फिर मैं सीनियर के लिए तैयारी करी अपने। मतलब हर लेवल पे ये फील हो रहा था कि यार कुछ नहीं किया अभी, कुछ नहीं किया हम जी। आम है यहाँ पे। आम है जी, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे ना स्टेप बाय स्टेप जी, आम ही लगता रहा जी। जैसे जूनियर इंडिया खेल के आए, हमने सोचा यार हम तो जूनियर इंडिया में बढ़िया पॉइंट निकाले हैं, टॉप पे हम तो प्रो में भी निकाल ही लेंगे पॉइंट। वहाँ पे गए तो एक से एक धुरंधर पड़ा जी, धुरंधर के सामने खड़े होना तो वैसे ही वो लग रहा था जी। फिर उसके बाद जैसे नेशनल के लिए तैयारी करी तो हमारी नेशनल हुई। अजय भाई साहब हमारे कैप्टन थे उस टाइम, हम खेले सीनियर नेशनल, हमने बहुत अच्छा खेला जी सीनियर नेशनल में। तो मेरे 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन थे तेलुगु टाइटन में, अगर ये खेले चाहे ना खेले फिर 2 साल इसको रखेंगे हम। पहला 3 लाख में, दूसरा सीजन 3.5 लाख में था उस टाइम। आज के टाइम में मतलब अगर NYP लेते हैं 9 लाख में लेते हैं, उस टाइम देख लो 3 लाख था जी। तो फिर मेरा प्रो में मैं दूसरे साल गया जी, पहले मैं रेडर था, फिर मैं डिफेंसर बन गया, फिर मेरे को लेफ्ट कॉर्नर में ज़्यादा चांस मिला, फिर मैं डिफेंडर ही बन गया। मैंने सोचा भी इसी में चांस मिल रहा है, इसी में खेल लो जी। तो मैं नेशनल में बढ़िया खेला। तो वहाँ पे एक अमित चिल्लर लड़का था जी, वो निजामपुर से था, वो बहुत अच्छा मेरी पोजीशन का था। एक पोजीशन के वहाँ पे जैसे मैं लेफ्ट कॉर्नर था जी, कोई रेडर हो, रेडर 5-7 लेंगे और 24 प्लेयर लेते हैं प्रो में, खेलते तो 7 ही है जी। मतलब किसी की इंजरी होगी उसकी जगह रिप्लेस ऐसे, तो एक वो सीनियर ले लिया, एक मैं जूनियर ले लिया जी। तो फिर वही खेलता था जैसे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मतलब उसको दुख ही था जी एक तरह, उसके ना फादर एक्सपायर हो गए जी। वो 15 दिन पहले कैंप से आ गया मैचेस से पहले। उस टाइम पे मैं ही था उसके रिप्लेस में, मेरे को प्रैक्टिस करवाते थे, तो मैं प्रैक्टिस करता रहा जी। तो फिर वो वापस आया, उस तक फर्स्ट मैच हमारा स्टार्ट होना था, उससे 2-3 दिन पहले आया। फिर कोच ने उसको बोला फिर अमित तू तो अच्छा प्लेयर है ही है भाई, फिर एक बार चांस हम विशाल को देंगे, फिर तेरे पीछे से इसने प्रैक्टिस करी है। तो भाई मैं कहा चलो जी चांस तो मेरा। उस टाइम स्कूटी होती थी जी जो बेस्ट डिफेंडर की होती थी। हैदराबाद में हमारा मैच होता था, पहला ही मैच हमारा अजय भाई साहब उनके साथ, अजय ठाकुर धुरंधर प्लेयर उस टाइम दूसरी साइड थे ये थे तमिल टीम में जी। ये बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर उसमें, मतलब तमिल टाइगर्स, तमिल थलेवास। हाँ ठीक है, तमिल थलाइवास। हाँ मैं तेलुगु टाइटंस में था। फर्स्ट मैच अगर मैंने खेला इन्हीं के साथ खेला जी प्रो में, मतलब सीजन 5 का जी। तो मेरे को तो यही था जी, मौका मिल रहा है तो खेलना। इस साइड मैं जूनियर और सामने जो खड़ा राइट कॉर्नर हमारी टीम में, मतलब वो गॉड ऑफ कबड्डी राकेश कुमार जी, मतलब राहुल चौधरी, एक से एक धुरंधर, बोलते तेरे को मौका। पर ये उन्होंने मोटिवेट बहुत करते हैं जी हमारे सीनियर प्लेयर जूनियर को, बेटा तू खेल कोई बात नहीं हम हैं। तो वहाँ पर ये नहीं हुआ कि ये भी देला से वो भी वो उन्ना से? नहीं देखो मैच में नहीं था, हम ऐसे कुछ भी नहीं था ऐसे। मेरे को तो ये नया नया चांस मेरा था, तो धुरंधर थे, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था ऐसे। वही वही और रेडर थे और मैं डिफेंडर था, ये तो था ही, वे टक्कर तो होनी है आमने सामने जो। फिर मैं बढ़िया खेल गया और हमने वो मैच भी विन कर लिया, और मैंने 6-7 टैकल किए उस मैच में। मेरे को नहीं था जी पता भी हमें बेस्ट डिफेंडर की जुपिटर थी उस टाइम रखी उन्होंने, तो उस टाइम मेरे को जुपिटर मिल गई पहले मैच में। चलो पहला मैच में बढ़िया खेल गया जी। दूसरा मैच फिर वो लड़के को फिर चांस नहीं मिला, उसने फिर कोच को बोला सर भी मेरे को, वो बोलता तेरे सामने ये लड़का अच्छा खेलेगा, इसको फिर एक बार मौका देना पड़ेगा। अगले दिन फिर दूसरा मैच हमारा प्रदीप नरवाल जी, वो भी धुरंधर कबड्डी का जी, वो भी बहुत ही मतलब उसके साथ में बढ़िया खेले, उसी के साथ में मेरे को स्कूटरी मिल गई। फिर मैं आप देख लो वहाँ पे अगर प्रो में एक प्लेयर को मौका मिल जाए दूसरे को मौका नहीं आने देता। मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी उस साल, मेरे को 5 तो जुपिटर मिली जी, बाकी अवार्ड वूड 10-12 अवार्ड मिले, और मैंने उस लड़के का नंबर ही नहीं आने दिया अंदर, और वो बहुत अच्छा प्लेयर ऐसे ही रह गया। मतलब अगले सीजन वो पता नहीं खेला नहीं खेला, किस्मत की बात है, किस्मत की बात है ये देख लो। तो उसके बाद फिर सीजन 6 स्टार्ट हुआ, मैं बढ़िया खेला, तेलुगु टाइटन ने मेरे को कैप्टन घोषित कर दिया। पर एक बात बताओ मुझे, अब जैसे उस बंदे का नंबर कटा वहां से, तो आउटसाइड फील्ड फिर आप लोगों की क्या आपस में रहती थी? नहीं आउटसाइड वो मेरा सीनियर था जी, वो ऐसा कुछ नहीं था, प्लेयरों में ऐसा 1% भी नहीं है। वो बोलते हैं जिसको मौका मिल रहा है वो खेले, वो अच्छा करते जी, सभी एक फ्रेंड है जी। ऐसा नहीं है भाई दूसरी टीम वाले भी, वो भी ये नहीं अपनी टीम दूसरे वाले भी, मैच में चाहे कुछ भी हो जाए पर आपस में बोल चाल अच्छी, मैच के बाद सब क्लोज नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल बिल्कुल, यारी दोस्ती नॉर्मल बिल्कुल ऐसे। ओके फिर उसके बाद जैसे सीजन 7 में मैं कैप्टन बना जी, उसके बाद हमारी टीम बहुत अच्छा खेली। उस साल मैं सीजन 7 में 60 लाख का गया था जी, बहुत मतलब मेरी बोली लगी थी। सीजन 5 में मैं 6 लाख का आया, फिर मैं 12 लाख दिया उन्होंने। सीजन 7 में मैं गया 60 लाख का, ऑक्शन में आया तो 60 लाख का गया। उस साल में मैं तेलुगु के लिए बहुत बढ़िया खेला, तो मेरी ना तेलुगु मैनेजमेंट के साथ थोड़ी ना अनबन होगी थोड़ी सी। वो मेरे को बोलते रिटेन हो, मैंने बोला नहीं सर मैं ऑक्शन में आना चाहता हूँ, तो थोड़ी ऐसी बिगड़ सी गई। तो थोड़ी मेरी जो होनर्स होते हैं ना हमारी, उनके साथ थोड़ी ऐसे ही होगी बिगड़, क्योंकि ऑक्शन में चांसेस होते हैं कि आपको ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। बिल्कुल जी, ऑक्शन में आपको कोई 60 लाख बोल रहा है, कोई आपको करोड़ ही दे जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ। ऐसे ही होता है जी, ऑक्शन में रिस्क भी होता है जी, ऐसा नहीं है। हाँ रिस्क भी है कि अगर आपने परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो कोई 40 भी बोल दे। बिल्कुल जी। तो फिर ऐसे ही मतलब मेरी होगी थोड़ी, तो मैं ऑक्शन में गया तो मेरे को 60 लाख मिला।
तो मेरे को फिर तेलुगु ने रिटेन कर लिया। एक FBM कार्ड होता है, इस प्लेयर को आप रखना चाहते हो दोबारा टीम, उन्होंने फिर उठा लिया जी मेरे को। उस साल चलो मेरे साथ थोड़ी कोचेस को भी थी, मैनेजमेंट को, मेरे को कप्तान नहीं बनाया पर मेरे को वैसे टीम में था, मैं बढ़िया था इसलिए तो मैं बढ़िया खेला। अगले साल मैं फिर ऑक्शन में आया, फिर मेरे को लिया जी पुनेरी पल्टन ने सीजन 8 में, फिर मैं 60 लाख का ही गया। एक मैं गया, एक बलदेव ठाकर था जी, ये नालागढ़ से, बहुत 60 लाख। इसके अंदर टैक्स भी देना पड़ता है? हाँ जी, टैक्स भी देना पड़ता है, तो पूरा तो नहीं आता। 5-6 लाख मतलब टैक्स दिया जी हमने। हाँ जी, मैं और बलदेव लड़का था एक नालागढ़ से, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर था जी। पर प्लेयर की लाइफ में इसके अलावा भी और अर्निंग्स होती हैं उस टाइम पे, फिर आप ब्रांड डील्स भी करते थे? बिल्कुल जी, मेरे को आती थी, जैसे ब्रांड वगैरह, मतलब प्रोटीन वगैरह की आ गई, जैसे 1-2 मैंने ऐड भी म्यूचुअल फंड्स की ऐड करी है जी मैंने, 1-2 कबड्डी के उसमें करी है ऐड, ऐसे आती है जी हमें, मतलब हमें बोल देते हैं भी इतना पैसा ले लो आप हमारे लिए, ये कर दो। मेरे को मसल ब्लेज की आई थी जी, वो भी मैंने करी है। हाँ जी, 2-3 और करी है जी, अभी मेरे को नाम तो नहीं याद पर हमने करी है जी ऐसे। चलो फिर उसके बाद फिर सीजन 8 में कोविड में हुई जी वो प्रो कबड्डी ना, उसमें मतलब थोड़ा ही मेरी परफॉर्मेंस भी हड़बड़ा गई थी और मेरे थोड़ी इंजरी भी हो गई जी, उस वजह से मेरे से इतना नहीं खेला गया, मतलब खेला पर इतना नहीं खेला गया। तो फिर अगले मतलब सीजन 9 के लिए मेरे को पुनेरी पल्टन के कोच ने बहुत ही ज़्यादा जोर लगाया, अभी विशाल तो फिर रिटेन हो जा दोबारा 50 लाख में, मतलब 45 लाख में। तो मैंने बोला नहीं सर, मैं तो ऑक्शन में आना चाहता हूँ। मेरे को ऐसे था जी, मैं नेशनल से ही खेल गया, सीनियर नेशनल होती है हमारी, मैं अच्छा खेल गया भी, मैं तो अच्छे पैसे ले लूँगा। तो देख लो उल्ट फेर हो गया, उस साल मैं ऑक्शन में आया, 50 मेरे को दे रहे थे, मैं 30 लाख में गया जी। फिर 30 लाख में तेलुगु ने मेरे को उठा लिया जी, पुणे में गया, उसके बाद फिर सीजन 9 में तेलुगु में चला गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा ऐसे परफॉर्मेंस हड़बड़ाती रही जी, फिर नए लड़के आते रहे, रिप्लेस होते रहे, फिर चलता रहा जी ऐसे हमारी जनरी। बाकी फिर मेरा इंटरनेशनल सही रहा जी, एशियन गेम मेरा टारगेट था जी। एक तो हो रहा, मैं 2016 में मैं जूनियर इंडिया खेला, आप देख लो अंडर 20 के अंडर, और 2017 में मैं सीनियर इंडिया भी खेल गया था जी, एक साल के अंदर। एक साल के अंदर ही, मतलब कुछ ज़्यादा वहाँ पे जाके कुछ मतलब एकदम से जंप किया वहाँ? एकदम से जंप, इतनी जल्दी जंप मतलब कबड्डी में नहीं हुआ जी आज तक, मैं तो बोलता नहीं किसी से। एक मैं और एक सचिन तनवर लड़का था राजस्थान से, वो जूनियर इंडिया टीम का हमारा कैप्टन था, हम दोनों ने मतलब एकदम ही जंप कर दिया, मतलब बहुत दूर अंदर थे, सीनियर में, सीनियर जूनियर का भी था, और सीधा हमने जंप कर दिया। उसके बाद 2019 में मैंने साउथ एशियन गेम्स खेली, वो भी हमारा बहुत बढ़िया रहा, उसमें भी गोल्ड आया, जितने भी मतलब इंडिया के लिए टूर के लिए मेरा गोल्ड ही आया। 2018 में मेरा एशियन गेम था, उसमें अजय ठाकुर भाई साहब हमारे कैप्टन थे, उसमें तो इंडिया लूज़ कर गई थी, पर उसमें मैं फाइनल कैंप में मेरी सिलेक्शन कट हो गई थी जी। मतलब जैसे हमारे होते हैं ना, पहला कैंप लगता है उसमें होते हैं जी 44 प्लेयर्स, फिर दूसरा कैंप होगा ट्रायल होगा, उसमें लेते हैं 30 प्लेयर, तीसरा कैंप होगा उसमें होंगे 16 में से फिर 12 आएंगे जी, 16 जो लास्ट में बचते हैं वो सारे भी बढ़िया होते हैं, क्रीम होती है बिल्कुल ही। तो मेरा कट गया। तो सभी प्लेयर का ये सपना ही है जी कि एक बार एशियन गेम्स खेलें, क्योंकि कबड्डी ओलंपिक में नहीं है, एशियन गेम सबसे बड़ा अचीवमेंट है कबड्डी का, और ऐसे खेलें और ऐसे अच्छी नौकरी लगे, जैसे अजय भाई साहब DSP लगे हैं, कोई इनकम टैक्स में है, कोई RRB में है, हर जगह मतलब अच्छी अच्छी जॉब लगे। तो अभी आपने भी अप्लाई की हुई है? हाँ जी, मैंने अभी अपने अप्लाई कर दिया। मैं, एक पुष्पा ठाकर है लड़की, एशियन गेम खेली है, और एक ज्योति ठाकर है, हमने तीनों ने अप्लाई करी है। अभी देखो गवर्नमेंट कब देती है जी। चलो आई होप हो जाए। और उसके अलावा क्या प्लान चल रहे हैं? उसके अलावा सर यही है, अच्छी चली है लाइफ, बाकी घर भी अभी सब कुछ सही हो गया जी। पहले नहीं था इतना, घर में नहीं, इतनी सपोर्ट नहीं थी, मतलब मेहनत ही करी है ज़्यादा है, जितने घर वालों से होता था उतना किया। फादर मेरा जैसे कि दोधी था जी, दोधी भी क्या मतलब 2-3 गाय रखी थी, और मदर मेरे घर में ही रहते थे जी, और मैं, एक मेरी सिस्टर होती थी जी, बस यही था जी। जितना उससे खर्चा चलता था गाय वगैरह से चलता था, बाकी जितना उन्होंने करना था उतना तो किया। मैं तो ऐसे दिन भी देखे जी, मतलब साथ वाले घर वालों से पैसे लेके भी, मांग के भी खेलने भेजा घर वालों ने, और हम उसके बाद हॉस्टल टूर्नामेंट जीतने लगे तो मैं उल्टे घर में भी पैसे भेजे कि चलो आप अपना खर्चा चलाओ, ऐसा जैसे भी चलता है जी। तो फिर प्रोटीन वगैरह तो उस टाइम हमने पिए ही नहीं जी, प्रोटीन वगैरह तो मेरे को प्रो कबड्डी में ही आके पता लगा जी जब। और मैं जब पहली बार 3 लाख का मतलब बिका था ना जी, उस टाइम मैं और मेरा दोस्त हम ना बैंक में गए भी, हमने ना 3 लाख रुपया निकालना है। आगे आगे मोटरसाइकिल में, पीछे पीछे मेरे फादर जा रहे जी, लेकिन इनसे कोई राखी रखने के लिए देख लो आप, 3 लाख उस टाइम इतने थे जी, मतलब इतना, मतलब टाइम की बात है जी। देख लो उनके लिए 3 लाख कितने थे जी। आज के टाइम में चलो प्लेयरों को सब कुछ मिल रहा है। आप उस टाइम पे भी अगर बात करो ना, आप चंडीगढ़ या दिल्ली जैसी शहर में चल जाते ना, तो वहां पे लगता था कि वो 3 लाख भी कुछ नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पर अपने को एक मिडिल क्लास के बंदे को लगता है कि यार बहुत अमाउंट है, हम लोग एक गाड़ी लेके पीछे चलते थे स्पेसिफिक, बिल्कुल रास्ते में लूट ना ले बैठे। बिल्कुल।
फिर वहाँ से जैसे फिर मेरे घर वालों ने उसके बाद ही 2017 में जूनियर इंडिया खेल के आया, प्रो कबड्डी खेल के आए। फिर एकदम से मैं हॉस्टल में था जी, मेरे को नहीं पता लगा मेरे फादर एक्सपायर हो गए, साइलेंट अटैक ही हो गया एकदम से, ना कोई बीमारी थी जी। उसके बाद फिर उल्टा हो गया सारा काम जी, पेन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, माँ बाप खुश रहे, इन्होंने देखा ही नहीं था जी उतना, फिर ये था इनको अच्छे दिन दिखाएंगे जी हम, अभी तो टाइम आया था जी। फिर उसके बाद बस ऐसे ही आए घर में, फिर मन नहीं लगता था जी। फिर मेरा भी ऐसे कबड्डी से भी एकदम मन नहीं उठ गया जी, क्या खेलना ऐसे ही एकदम से जी, भाई क्या खेलना, एशियन तक जाया है उसकी वजह से? नहीं, उससे पहले ही जी हाँ, इंडिया खेल आया। हाँ। उसके बाद मतलब मेरा ऐसे ही मन उठ गया, भाई क्या खेलना, किसके लिए कमाना, पेरेंट्स की वजह से? हाँ मतलब फादर की वजह से, किसके लिए कमाएं, किसको दिखाएं जी, मतलब ऐसा हो गया अभी ऐसे अभी दो टाइम खाना चलता रहे बस बहुत है जी। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को समझाया, अभी सिस्टर तेरी सिर पे है, घर भी बनाना है, नाम भी, अभी थोड़ा सा नाम भी बन गया, फिर विशाल लड़का था, खेलता था, ऐसे तो घर नहीं चलेगा, क्या कर लेना ऐसे, मतलब भगवान इतना कुछ देता है, अगर एक चीज़ छीन ली तो भगवान का कसूर थोड़ा है जी, इसमें हम मानते हैं इस चीज़ को भी, इतना कुछ भगवान ने दिया। फिर समझाया, फिर दोबारा कबड्डी फिर आई गई, फिर खेलना शुरू कर दिया जी। फिर उसके बाद सब कुछ दिया, फिर घर जो अभी मैंने घर भी बनाया हाल ही में, ये सभी प्रो कबड्डी की वजह से, मतलब कबड्डी की वजह से ही है जी। सिस्टर की बढ़िया शादी की, जो भी है मतलब कबड्डी की, उस पर अभी तक तो मैं जॉब भी नहीं लगा है, जितना भी मतलब किया है कबड्डी ने ही किया है जी। हाँ जी। पर ये बहुत बड़ा एक गैम्बल नहीं है एक तरीके से, जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा सट्टा खेल रहे हो आप अपनी लाइफ के साथ, कि हाँ क्योंकि कंपटीशन तो बहुत है। कंपटीशन बहुत है जी, पर ऐसा है भी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है प्लेयरों को, और डाइट भी आजकल आपको पता है, एक छोटे से प्लेयर की इंजरी हो जाए ना जी, 1-1.5 लाख रुपया कहीं नहीं गया, लीगामेंट में चोट, कबड्डी में आपको पता है चोट लगती है, जब एक प्लेयर के साथ प्लेयर भिड़ेगा ना जी, बॉडी के साथ बॉडी भिड़ेगी तो कोई तो टूटेगा, सीधी बात है जी। तो प्लेयर आजकल बहुत कम बंदे मतलब प्लेयरों को सपोर्ट भी करते नहीं है। मैं तो चाहता हूँ जो नए लड़के हैं, इसमें ऐसा नहीं है जी कोई अमीर घर का प्लेयर का बच्चा खेल रहा है, बहुत कम खेलते हैं ऐसे, और जैसे कोई गरीब घर से बहुत उठ रहे हैं, अभी हमने यार प्रो खेलनी है, जो मर्जी हो जाए खेलनी है, जैसा मर्जी खेलें, पर जब तक वो बढ़िया होता है उसके कोई ना कोई इंजरी हो रही है जी, पता नहीं कैसे हो रही है, समझ नहीं आता जी। लोकल टूर्नामेंटों में ही हो रही है, आप देख लो, अगर 51,000 का टूर्नामेंट है, हमारे लोकल गाँव में टूर्नामेंट रखते हैं, प्राइज रख दिया 51,000 और 31,000, फर्स्ट विनर वाले को 51, सेकंड को 31, और अगर कोई प्लेयर खेल रहा है उसकी इंजरी होगी, उसको इससे तो आता है 4-4, 5-5 हज़ार जी, अगर जाएगा तो 1.5 लाख जाएगा। तो बीच में कोई प्लेयर ऐसे भी इस वजह से, इंजरी की वजह से भी गेम से दूर हो गई जी। अभी हमने पहले एक वीडियो भी देखी थी वायरल, जहाँ पर दंगल करते करते एक की तो बाजू ही टूट गई थी। हाँ जी। आई थिंक वो यहाँ पे अपने लोकल एरिया की थी। बिल्कुल वहाँ पे हमारे छिंज में हुआ था जी, पर हमारे बहुत कमेटियों ने, मैंने सुना फिर बहुत उस पहलवान की सपोर्ट करी, और करनी भी चाहिए जी। करनी चाहिए। एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ स्पोर्ट्स पर्सन भी समझ सकता है जी, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा वो है जी। सुबह उठना, आपको पता अभी भी इतनी ठंड है, अभी भी हम ग्राउंड जाते हैं जी 5-5 बजे, ऐसे ही है जी। अब जब पढ़ने वाला है जी कोई, वो भी चलो पढ़ता है, पर ऐसे है भी चलो रजाई में बैठ के पढ़ लिया जी, चाय पी ली, नींद आ रही है, कॉफ़ी पी ली जी। इसमें तो ये है उठ के भागना ही पड़ेगा, जब तक आप भाग रहे हो तभी तक लोग आपको मानेंगे जी, उसके बाद कोई नहीं मानता जी। बाकी अभी हम टूर्नामेंट जो खेलते हैं, अभी लोकल टूर्नामेंट हमारे होते हैं, रात के 2-2 बजे भी हम फाइनल खेल के आए जी लोकल टूर्नामेंटों में। तो ऐसा है जी कबड्डी का, बस यही है भी, हमारे जो नए बच्चे हैं उनको सपोर्ट किया करो जी जितनी हो सकती है, मैं यही बोलना चाहता हूँ सभी को। और जैसे हम अपने टाइम में खेलते थे, जितना हमारे टाइम में था, भगवान ना करे मेरे को तो नहीं जितनी इंजरी हुई, फिटनेस रही ठीक, मतलब इंजरी नहीं। अभी जैसे जो घर से नहीं है वो कबड्डी से दूर हो रहा है, जिसको इंजरी हो रही है दूर हो रहा है, बहुत कम जो लड़के हैं वो सपोर्ट करते हैं प्लेयरों को। हाँ जी, करनी चाहिए जी। सोशल मीडिया ने कितनी हेल्प की आपकी? सोशल मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी जी। जैसे मैंने इंस्टाग्राम बनाया, मेरा तो जैसे BV 14627, मेरे को तो पहले पता ही नहीं था जी इतना, नहीं तो मैं अपना नाम वगैरह ये सही कर लेता, पहले पता ही नहीं था जी। उसके बाद ये टिक लगी है, प्रो कबड्डी ने ही सब कुछ बनाया, हमारा नाम प्रो कबड्डी ने एक तरह विशाल भारद्वाज ब्रांड बना दिया जी। जो बनाया उन्होंने ही बनाया इंस्टाग्राम से। बाकी सही है, सोशल मीडिया अच्छा भी है, अपने ऊपर है जी, दिखाने में अच्छा भी दिखा सकते हो लोगों को। मिसयूज भी हुआ क्या आपके साथ कभी इसका? मिसयूज होता ही है जी, आजकल के टाइम में तो बहुत ज़्यादा होता है जी। कई बंदे अच्छा दिखा रहे हैं, कई बुरा। अब प्रो जैसे हमारे लोकल मैच होते हैं ना जी, यूट्यूब पे आजकल हर कोई लाइव होता है कि हम इस प्लेयर को दिखाएं, इस प्लेयर को दिखाएं, हमारे टूर्नामेंटों में आया है। तो जो बीच में मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को अपनी बता रहा हूँ थिंक के हिसाब से, 2-3 पेज ऐसे हैं जो गलत दिखा रहे हैं कबड्डी को। गलत मतलब इस हिसाब से, जो ऊपर पहले लाइन लिखते हैं ना कि इस प्लेयर की उसके साथ लड़ाई होगी, आगे मैच चल रहा है जी, तो लोग उसको ज़्यादा ओपन करके भी यार ये तो कबड्डी
ऐसी गेम है यार, कौन कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं उसके बिल्कुल। ऊपर। और लोगों के जो प्लेयर खेलते हैं उनके घर में गलत मैसेज आता है जी, वो देखते हैं भी यार ये हमारा बच्चा इस गेम में कैसे डालें, इसमें तो बहुत लड़ाई होती है, ये तो आप भी समझते हो, उन पे गलत मैसेज आ रहा है उनके पास। पेरेंट्स डरते हैं फिर। पेरेंट्स डरते हैं जी, ये पे कबड्डी में क्यों डालना जी, अंदर कुछ नहीं हुआ, पर ऊपर ही ऐसा लिख देना भी, हेडलाइन ही बना के ऐसे लिख देनी, इस प्लेयर ने इसमें लड़ाई कर दी, इस प्लेयर ने इसमें ये कर दिया। जो हमारे 2-3 कई बार ऐसे वीडियोस निकल के भी आते हैं जहाँ पे दो प्लेयर्स आउटसाइड कबड्डी लड़ रहे हैं या फिर आउटसाइड पहलवानी के, वो उनके आपस में हाथापाई हो गई। नहीं, मैंने नहीं आज तक देखा भी, गेम के अंदर जो हो गया, प्लेयर अंदर लड़ते हैं कोई नहीं होता है जी, लग जाती है बच जाती है कोई दिक्कत नहीं, पर आउटसाइड में आज तक नहीं देखा कि कोई प्लेयर किसी के साथ लड़ाई कर रहा है जी। बाकी अभी जो छोटे मोटे पेज चलते हैं वही ख़राब कर रहे हैं जी। मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं मैंने यही देखा जी। ऐसे अभी अजय भाई साहब अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो उनको देख के भी नहीं कर रहे हैं भी अजय भाई साहब अगर कोई मैच डालते हैं उसमें जितनी मर्जी लड़ाई हुई हो, पर वो ऐसे डालते हैं इस टीम का मैच इसके साथ है, वो हेडलाइन ये नहीं लिखते हैं भी इस प्लेयर ने इससे लड़ाई कर, मतलब उसकी बेसिकली कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हाँ, और उन हमारे चैनल को सब्सक्राइब अपने चैनल को चढ़ाने के लिए जी, पर उनको ये नहीं पता भी उनके तरीके से भी गलत मैसेज आ रहा है बच्चों के घर वालों को भी वो कबड्डी से बच्चों को हटाते हैं यार, वहाँ पर तो इतनी लड़ाई हो रही है, मतलब ज़्यादा दिखाने के चक्कर में बिल्कुल लड़ाई है, कबड्डी कम दिखाते हैं इसलिए जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जैसे हमें कमेंट वगैरह करते हैं, कोई गलत करता है कोई सही भी करता है, मतलब जिनको कबड्डी का मतलब के भी नहीं पता वो भी बोलते हैं भाई इन्होंने यार यहाँ पे गलत कर दिया, ये टीम वहाँ पे जाके गलत कर रही है। एक हमारा भी मंडाला में टूर्नामेंट हुआ था, पॉइंट के पीछे मतलब ना कोई लफड़ा सा पड़ गया पॉइंट के चक्कर में, टेक्निकल पॉइंट के चक्कर में, तो उसमें लोग बीच में गलत कमेंट कर रहे हैं तो इन्होंने उनका टूर्नामेंट ख़राब कर दिया। जो टूर्नामेंट के ना कमेटी के बंदे ना वो देखने आए हैं, सिर्फ यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि एक बार आप या तो कमेटी से पूछो जो करवा रहे हैं, या तो खेल रहे हैं उनसे पूछो भी यार इसमें क्या पंगा था क्या था, कोई उसमें लफड़ा नहीं जी, हमने ऊपर से उनके साथ कॉम्प्रो कराया कि जैसे आप चाहते हो वैसा करो, फिर टूर्नामेंट नहीं ख़राब होना चाहिए क्योंकि आपका 10-15 लाख का बजट है। तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पर है कि ऐसे देख के किसी को गलत मत मैसेज करो, देने को रिप्लाई तो सभी दे सकते हैं जी, क्यों देना भाई, मतलब क्यों कंट्रोवर्सी बढ़ानी, इसलिए हम रिप्लाई भी नहीं करते हैं, अभी चलो छोड़ो। बस यही बोलना चाहता हूँ भाई देख के ऐसे कमेंट गलत मत करो, पूरी चीज़ देखो परखो उसके बाद बोलो जो भी बोलना है। तो अभी फिर कबड्डी के अलावा और क्या कर रहे हो? पिछली बार जब हम लोगों ने बात की थी रिश्ता हो चुका हुआ था, शादी हुई कि नहीं हुई अभी? अभी देखो शादी तो करनी थी जी, बीच में अभी मेरा टूर आ गया जी, एक मेलबोर्न टूर था जी, प्रो कबड्डी वालों ने हमें मेलबोर्न भेज दिया, वहाँ पे हम 10 दिन लगा के आए ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे अभी मैं कल फिर खेलने जा रहा हूँ, तो आज आपने सर बुला लिया, कल खेलने जा रहे हैं चंडीगढ़ से, नेशनल गेम्स हो रही है उत्तराखंड में, तो कल हम वहाँ जा रहे हैं। कबड्डी में सर बिजी रहते हैं, अभी देखते हैं जैसे टाइम मिलेगा सर कर लेंगे जी शादी। चलो बहुत बहुत मुबारक हैं आपको, एंड आने वाले आपके टूर्नामेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। हमारे लायक कुछ हो सका हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी लॉट ऑफ थैंक्स फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।